हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें मेरा इसमें जो हमारा टॉपिक था वो था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें पहला पार्ट हमारा हो चुका है। आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। द वॉर ब्रोक आउट बिकॉज इंग्लिश कैप्चर द पोर्ट ऑफ माही। ये वॉर टूट गई थी बीच में ही क्योंकि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने पोर्ट ऑफ माही को कैप्चर कर लिया था, विच वॉज गिवन टू फ्रेंच बाय हैदर अली, जो कि हैदर अली ने फ्रेंच को दी थी। सर आयर कोट वाज द इंग्लिश कमांडर। जो सर आयर कोट थे वो इंग्लिश कमांडर थे। बोथ हैदर अली एंड सर आयर कोट जो दोनों थे, हैदर अली एंड सर आयर कोट इंडल्ज इन फेमस बैटल एट अ पैलेस कॉल्ड एज पोर्ट नोवा। इंडल्ज हुई एक फेमस बैटल में जिसका नाम था पोर्ट ऑफ नोवा। ड्यूरिंग दिस वॉर हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर। इस वॉर में हैदर अली मर गए थे कैंसर की वजह से। हिज सन टीपू सुल्तान, उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, कैरी फॉरवर्ड, उसने आगे अपने पिताजी की सिंहासन को चलाया। एट द वॉर सिंस टीपू एंड ब्रिटिशर्स, इस वॉर में टीपू और ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड वॉर हैज नॉट गिवन एनीथिंग सब्सटेंशियल। इसमें उन दोनों को यह समझ में आ गया था कि लड़ने से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बोथ साइन ट्रीटी कोल्ड एज, उन्होंने दोनों ने एक ट्रीटी साइन की जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलूर 1787। ठीक है, फिर हुई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, दिस वॉर first measure of Mysore without any provocation. In this war, Tipu was defeated Britishers. इस वॉर में टीपू ने डिफीट कर दिया था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश फोर्स को। टीपू टू साइन अ ट्रीटी दैट इज, और टीपू ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, विच वाज कैपिटल ऑफ मैसूर, जो कि मैसूर की कैपिटल था एट दैट टाइम, उस टाइम पर। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के मुताबिक हाफ ऑफ द मैसूर, आधा मैसूर वाज कैप्चर बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। टीपू हैड टू पे ए वॉर इंडेमनिटी, टीपू को वॉर इंडेमनिटी पे करनी थी 3 करोड़ रुपी। सिंस टीपू वाज नॉट एबल टू पे, लेकिन टीपू उसको पे करने में एबल नहीं था। द एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉर हिज सन वाज होस्टेज, उसके वॉर के इवज में जब तक टीपू इंडेमनिटी नहीं पे कर देता, उसके जो बेटे को किडनैप कर लिया गया था, अपने होस्टेज बना लिया गया था ब्रिटिशर्स ने। अंडर अंटिल फुल अमाउंट ऑफ पे, जब तक पूरा पैसा वो नहीं दे देगा तब तक उसके बेटे को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद हुई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 to 1799। ब्रिटिश गवर्नर जो लॉर्ड वेलेस्ली डिफीटेड टीपू सुल्तान। ब्रिटिश गवर्नर जो थे लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। टीपू सुल्तान डाइड इन वॉर, टीपू सुल्तान इस वॉर में मर गए थे। मैसूर वाज गिवन टू विडियार डायनेस्टी, मैसूर विडियार डायनेस्टी को दे दिया गया था। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ मैसूर वाज कृष्णा राज सेकंड। उस टाइम पे जो रूलर था मैसूर का वो था कृष्णराज सेकंड। इन 1831 में लॉर्ड बेंटिंग एनेक्स मैसूर, लॉर्ड बेंटिंग ने एनेक्स कर लिया मैसूर को एंड अटैच इट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, उसको अटैच कर लिया था प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास के साथ में। दिस एनेक्सेशन वाज चैलेंज इन क्वीन काउंसिल, इस एनेक्सेशन ने चैलेंज किया, कुछ चुनौती दी क्वीन काउंसिल को। इन 1882 में द एनेक्सेशन वाज टर्न इलीगल, एनेक्सेशन ने टर्न ले लिया था इलीगलिटी का, गैर कानूनी तरीके का। एट दैट टाइम लॉर्ड रिपन वाज इन द अथॉरिटी, उस टाइम पर लॉर्ड रिपन के पास अथॉरिटी थी इन इंडिया की। ही गेव मैसूर बैक टू उड़िया डायनेस्टी, और उन्होंने उड़िया डायनेस्टी को मैसूर को वापस कर दिया था। ठीक है, इसके बाद है हमारे एक्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक्ट, एक सेपरेट टॉपिक है, इसी में कवर करा देती हूँ।
कौन सा एक्ट कब आया, ठीक है। फर्स्ट आया मैं हमारा पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट। फर्स्ट था पिट्स इंडिया एक्ट। इसका क्या मतलब था? इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन। यह डिफरेंशिएट करता था कमर्शियल फंक्शन को और पॉलिटिकल फंक्शन को और कंपनी के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर अलाउड टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या उसको अलाउ किया गया था कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए। एंड दे आल्सो मॉनिटर ऑल द अपॉइंटमेंट, और वो सारे अपॉइंटमेंट भी मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा। फॉर ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स दे क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो ऑल पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो न्यू न्यू पॉलिटिकल अफेयर्स क्रिएट किए जाते हैं, उसको एक नई बॉडी को दिया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? इसी में था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका एक था फर्स्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इट वाज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी। ये एक बहुत ही हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी ऑफ कंपनी की, विच इज ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन, जो कि लंदन से ऑपरेट की जाती थी। इट कंसिस्ट ऑफ ए काउंसिल काउंसलर ऑफ एक्सचेकर। ये एक कंसिस्ट करती थी काउंसलर जिसको एक्सचेकर कहा जाता था। ही वाज द पर्सन हु डील्स, वो एक ऐसा पर्सन था जो डील करता था विद द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, रेवेन्यू कंपनी के रेवेन्यू का। ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था, वाज आल्सो देयर, वहां पर था। एंड ए 4 मेंबर प्रीवी काउंसिल, एक 4 मेंबर प्रीवी काउंसिल भी थी। दे विल डील विद सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर, जो कि डील करते थे सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर को। दिस प्रीवी काउंसिल विल बी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। ये जो प्रीवी काउंसिल थी वो डायरेक्टली कंट्रोल की जाती थी, अपॉइंट की जाती थी ब्रिटिश क्राउन, यानी अंग्रेज जो कुरानी थी अंग्रेजन, उसके द्वारा। बोर्ड ऑफ काउंसिल कुड सुपरवाइज ऑल ऑपरेशन। बोर्ड ऑफ काउंसिल सारे ऑपरेशन को सुपरवाइज करती थी इंडिया के, इंक्लूडिंग सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोसेसन इन इंडिया। ठीक है, जनरल प्रोहिबिशन वाज प्लेस्ड ऑन एग्रेसिव। जनरल प्रोहिबिशन किया गया अग्रेसिवली, वो अग्रेसिव वॉर एंड साइनिंग ट्रीटीज की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम ईएसी पोसेशन इन इंडिया, फर्स्ट टाइम ईएसी पोसेस हुआ इंडिया के लेबर कोड एज ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, जिसको ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इन इंडिया कहा गया। मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट जनरल काउंसिल वाज रिड्यूस टू 3। मेंबर ऑफ जो गवर्नर जनरल काउंसिल में थे उसको रिड्यूस किया गया, 4 से उसको 3 कर दिया गया। ठीक है, फिर आया एक चार्टर एक्ट। ठीक है, बोर्ड ऑफ काउंसिल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है हमारा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट इन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड ऑलरेडी रीच, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी चल रहा था। प्रोडक्शन फेस्ड इन इंग्लैंड, प्रोडक्शन भी फेस करा था इंग्लैंड में। द कंपनी ऑफ इंग्लैंड विच वर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कंपनी जो थी इंग्लैंड की वो इन्वॉल्व थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। वांटेड टू एक्सेस द इंडियन मार्केट, और वांटेड करनी चाहती थी, वो आना चाहती थी इंडियन मार्केट में फॉर रॉ मटेरियल एंड सेलिंग प्रोडक्ट, कच्चे माल के लिए और सेलिंग प्रोडक्ट के लिए, in order to get into Indian market, which were very well to amend the Act of Charter Act, which was given trading monopoly। चार्टर एक्ट के बारे में आपको बता चुकी हूँ, वो एक ट्रेडिंग मोनोपोली थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। तो मैंने इंग्लिश कंपनी प्रेशराइज इंग्लैंड गवर्नमेंट, जो बहुत सारी कंपनी थी इंग्लैंड की, उन्होंने प्रेशराइज किया गेन एक्सेस टू इंडिया, एक्सेस करने के लिए इंडिया में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ टू कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ब्रिटिश जो कि कॉलोनियल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते थे, स्टार्टेड टू इंटरफेयर इनटू द कल्चरल एंड एजुकेशनल पॉलिसी। उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कल्चरल और एजुकेशनल पॉलिसीज में इंडिया की। दे टर्म एज सिविलाइजिंग ऑफ इंडिया, उन्होंने उसको क्या नाम दिया? टर्म एज सिविलाइजिंग ऑफ इंडिया। उसके बाद एक आया हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1818। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका क्या मतलब था? अबोलिशिंग मोनोपोली और ट्रेड। ये अबोलिश करता था मोनोपोली ऑफ ट्रेड को। ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन टी विद इंडिया एंड ट्रेड विद चाइना वाज रिजर्व फॉर ईआईसी।
ट्रेड इन टी इंडिया के लिए रिजर्व था और ट्रेड विद चाइना वाज रिजर्व यस के लिए रिजर्व था। रेस्ट ऑल अदर मार्केट वाज एक्सेसिबल टू ऑल अदर कंट्री, लेकिन ऑल जो मार्केट थी वो एक्सेसिबल थी ऑल कंट्रीज के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज वर ऑफिशियली परमिटेड टू गो टू डिफरेंट पार्ट, लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको ये परमिशन थी कि वो अलग अलग पार्ट में जा सकते हैं, सिविलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपी वॉज गिवन एनुअली फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। 1 लाख 1 लाख रुपए एनुअली प्रमोट किए जाते थे एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर। चार्टर वुड बी रिवाइज आफ्टर 20 ईयर। चार्टर जो है रिवाइज किया जाता था 20 ईयर के बाद, 2 साल 20 साल के बाद। अर्लियर देयर वाज ओनली वन कंपनी, लेकिन उसके बाद में वहां पर सिर्फ एक ही कंपनी रखी थी, ईआईसी डंपिंग गुड्स इन इंडिया। नाउ अब देयर वर मैनी कंपनीज कंट्रोल डंपिंग गुड्स इन इंडिया। बहुत सारी कंपनी हो गई थी डंपिंग गुड्स को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के। एज इंडियन मार्केट वाज प्लेटेड विद ब्रिटिश गुड इन हैम्पर द प्रोस्पेक्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट मार्केट एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये क्या था? कंप्लीट अबोलिशिंग मोनोपोली ऑफ ट्रेड। ये इसने कंप्लीट अबोलिश कर दिया था मोनोपोली ऑफ ट्रेड को, ठीक है। ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना वाज आल्सो ओपन फॉर ऑल कंपनीज। ट्रेड विद इंडिया और ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन इंडिया टी के लिए उसको ऑल कंट्रीज के लिए भी ओपन कर दिया गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज गिवन द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोजीशन थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन हो गई थी, बिकॉज गवर्नर जनरल गोट एडिशनल लॉ मेकिंग पावर, क्योंकि गवर्नर जनरल क्या था? एडिशनल लॉ मेकिंग पावर था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक इस चार्टर के बाद में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। द लॉ मेंबर वाज एडेड टू द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। लॉ मेंबर भी एडेड किए गए काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की। द फर्स्ट मेंबर वाज लॉर्ड मैकोले, जो कि फर्स्ट मेंबर थे लॉर्ड मैकोले। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was also called as Saint Helena Act। इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहा गया। इट इज एन island where traveler from Britain to India and India to Britain took a break during their journey। ये एक लैंड है जहाँ जैसे कि ब्रिटेन से लोग इंडिया की तरफ आते हैं और इंडिया के लोग ब्रिटेन की तरफ जाते हैं, वो इस सेंट हेलिना पर रेस्ट करते हैं, इस लैंड पर ब्रेक लेने के लिए, ठीक है। द द लॉ मेड अंडर प्रीवियस एक्ट वाज कॉल्ड एज रेगुलेटिंग एक्ट। जो पहले आए एक्ट उनको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट, बट लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, लेकिन इस एक्ट के अंदर जो मेड हुए बने एक्ट वाज कॉल्ड एज एन एक्ट, इसको उनको एक्ट कहा गया। बिकॉज एनी लॉ पास बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नीडेड द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी अप्रूवल अगर पास होता है तो उसको कोई भी एक्ट अगर पास होता है तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट की अप्रूवल की जरूरत होती है। हैंस इट वाज कॉल्ड एक्ट, इसलिए इसको एक्ट कहा गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वाज अबोलिश गवर्नर जनरल। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंट के, उनको अब हटा दिया गया। गवर्नर जनरल वाज गिवन ऑल द पावर, गवर्नर जनरल को और सारी पावर दे दी गई। इन दिस एक्ट इट वाज थॉट they would split the presidency of Bengal, they split presidency with the presidency of Fort William and presidency of Agra, but eventually it didn't happen। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। उसके बाद में आया हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853, ठीक है। सेपरेट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक सेपरेट अपॉइंटमेंट रखा गया इंडिया के अंदर। दैट मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी डिफरेंट, मतलब इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिफरेंट है एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी डिफरेंट, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस फॉर लॉर्ड डलहौजी। जो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का जो हर चार्जेस से फ्री था, वो थे लॉर्ड डलहौजी। इन 1853 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन
इंट्रोड्यूस हुई द फर्स्ट टाइम, इट वाज कोल्ड एज इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसको क्या कहा गया, इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी कहा गया। मैक्सिमम एज ऑफ क्लियर दिस एग्जाम वाज 21 ईयर्स, जो आज भी है। द एक्ट सेपरेट, आज तो 21 ईयर से हम देना स्टार्ट करते हैं, खैर सॉरी। द एक्ट सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। दिस एक्ट प्रोवाइडेड 6 मेंबर्स कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट ने 6 मेंबर एड प्रोवाइड करवाए, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, टू द काउंसिल ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। आउट ऑफ दिस 6 मेंबर, 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल एग्रीमेंट। इन 6 मेंबर से अलग 4 मेंबर और अपॉइंट किए गए, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा गया, जो कि बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल में थी। द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल बिकॉज इट फंक्शन एट मिनी पार्लियामेंट फॉर इंडिया। दिस मिनी पार्लियामेंट अडोप्टेड फ्रॉम फंक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे एक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंग्लो सिख वॉर, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कीजिए। ठीक है, आप इस चीज का इस्तेमाल जो भी मैं पढ़ाती हूँ एक्चुअली इनका इस्तेमाल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही डीपली पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी अगर आपको करनी है, हमारी एकेडमी इन सब की तैयारी करती है। 1 से लेकर 12 तक सब्जेक्ट का ट्यूशन हम पढ़ाते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी, किसी चीज में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, तो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।